बता दे मुझे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज इंक्लूड अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद करना पड़ेगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स भी दे रखे हैं, है ना, है ना। हमें क्या दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स भी दे रखे हैं। हाँ, अब सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स ही आए थे, है ना। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स डाले थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है ना। थोड़ा डिस्कस करूं क्या। पहला अगर मैं लेके चलूं तो 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, कौन सा आर्टिकल दे रखा है, इक्वालिटी का, है ना, इक्वालिटी का आर्टिकल है। सेकंड की बात करूं तो 19 से लेकर 22 तक, है ना, 22 तक किसका दे रखा है भाई, फ्रीडम का दे रखा है, ठीक है, फ्रीडम ले रखा है, लिबर्टी वाला हमारा, ठीक है। थर्ड की बात करूं तो आपका 23 से कितने तक दे रखा है, कौन सा है वो, राइट टू एक्सप्लोटेशन कौन सा वाला है, हम्म, पता है क्या नहीं, 24 तक जो है आर्टिकल, डू यू नो अबाउट इट, किसी को नहीं पता। ओके, डन डन, समझती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट दे रखा है, अगेंस्ट जा सकते हैं हम, किसके अगेंस्ट जा सकते हैं, हाँ, एक्सप्लोटेशन के। एक्सप्लोटेशन क्या होता है, हमारे खिलाफ जो शोषण हो रहा है, हमारे लिए जो शोषण हो रहा है, ठीक है, आपको जबरदस्ती कर रहा है, आपके साथ शोषण कर रहा है कोई, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है इसके बाद, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आता है, क्या आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आता है, जो आपका 25 से आता है, ठीक है। 25 से कब तक, 25 से 28 तक, नहीं पता, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। किस कौन सा आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि हर किसी को किसी भी धर्म को अपनाने की फ्रीडम है, किसी भी धर्म को चेंज करने की, अपने धर्म का प्रचार करने की, अपने धर्म में जो भी चीजें हैं उस चीज को अपनाने की, ठीक है, रिलीजन का हमें अधिकार है। पांचवा जो आपका आता है वो आता है कल्चर एंड एजुकेशन, अपने कल्चर को अपनाने की, अपनी एजुकेशन पूरी करने की, अपने एजुकेशन हासिल करने की पूरा पूरा आपको अधिकार है, ठीक है बाबू। ये आपका 30 तक आता है, ठीक है, 30 तक आता है, ठीक है, जिसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, जो कल्चर है आपके, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप अपनी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, इसके तहत आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है बेटा, डन, वी नो अबाउट इट। एंड द लास्ट इज 6 आर्टिकल 30, क्या, आर्टिकल 30 नहीं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी क्यों कहा गया है बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि अगर हमारे इनमें से जितने भी आपको ये राइट दे रखे हैं हमने, इन सब राइट्स में से, इन सब राइट में से कोई से भी राइट का उल्लंघन हो रहा है, इन सब राइट में से कोई से भी राइट का उल्लंघन हो रहा है, 5 राइट्स में से, तो आपका जो ये वाला है राइट टू रेमेडी है ना, ये वाला राइट टू रेमेडी जो है ये आपका काम करेगा। और इसके तहत जो 5 रिट है वो मुझे आप लोग बताओगे कि 5 कौन से रिट है, आपको 11th में पढ़ाए भी गए होंगे। वो 5 रिट जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, और अच्छा आर्टिकल 22 मतलब 226, ठीक है, 226 के तहत हाई कोर्ट भी इस रिट्स को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है, अगर कोई आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो जब हमने ये पढ़ा कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर मैंने पढ़ा तो हुआ क्या, फंडामेंटल राइट जब मैंने पढ़ाई की इसकी कि भाई हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है,
तो मुझे फील हुआ कि यार फंडामेंटल राइट्स यानी कि हम तो बड़े शक्तिशाली से बन गए, हम लोग यानी कि, है ना, हम तो बड़े शक्तिशाली से बन गए, और फील भी हो रहा था कि हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स है ना। तो इसको देखते हुए हमारी सरकार ने क्या करा कि हमारे पास राइट है, इससे जनता क्या हो जाएगी, बहुत आश्चर्यचकित, कुछ भी करेगी अपने राइट्स के लिए, है ना, कुछ भी करेगी, तो इट्स नॉट गुड थिंग। ठीक है, जिसके लिए क्या करा हमारी सरकार ने, एक लेकर आए क्या, संशोधन, अमेंडमेंट करा। ठीक है, ये तो हमारे राइट हो गए। इसके अलावा डीपीएसपी पॉलिसीज भी थी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, क्या थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, वो भी बताऊंगी, या पहले वही बता देती हूँ, है ना, डीपीएसपी पॉलिसीज फिर बताऊंगी, क्योंकि एक एक करके आया है ना सारी चीजें। डीपीएसपी पॉलिसीज बता देती हूँ, ये क्या है, डीपीएसपी पॉलिसीज क्या है, ये एक तरीके से आइडियल है, लिख देती हूँ इसको हाथों हाथ। ठीक है, जो कि आपका पढ़ना जरूरी है, और अच्छा है मिनिमम अगर सिलेबस में नहीं भी है ना, तो भी हम इसको कवर कर लें, क्योंकि हमें इससे आइडिया हो जाएगा एक तरीके का कि डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, लिख दो इसको भी। ठीक है, ओके डन। ठीक है, डीपीएसपी पॉलिसीज है ये। अब इन पॉलिसीज में क्या आता है, ठीक है, ये पॉलिसीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉलिसीज में क्या आता है, मैं इन पॉलिसीज को बांटना चाहूंगी। कैसे भाई, सी, फर्स्टली मैं इन पॉलिसीज को बांटूंगी 3 टाइप से। ठीक है, क्योंकि मैं भरोसा रखती हूँ इन चीज पर कि जब हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, तो वी नो अबाउट इट कि हाउ टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ठीक है, मैं पहले इसको 3 टाइप में बांटूंगी कि कितने टाइप की डीपीएसपी पॉलिसीज है। ठीक है, डन। पहले मैं इन 3 टाइप को बांटूंगी। ठीक है जी, ओके। सो मैं इनको बांट देती हूँ 3 टाइप में। पहला आपका रहेगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसके इसके कौन से, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और दूसरा रहेगा गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि गांधीवाद। ठीक है, और तीसरा रहेगा लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, लिबरल प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल में मैं इसको बांट दूंगी। ठीक है, एक तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, उसके बाद, ठीक है, प्रिंसिपल्स, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देते हैं, डन। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा होगा आपका, गांधीयन, गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपका, गांधीयन प्रिंसिपल के बाद लिबरल प्रिंसिपल, उदारवादी सिद्धांत जो है इसका, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और लिबरल यानी कि उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ओके, डन। तो डीपीएसपी पॉलिसीज आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इट कि ये भाई लिखी कहाँ है, क्योंकि हम सिद्धांत की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रूफ की बात करते हैं। तो फर्स्टली ये कहाँ पर लिखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ये क्या है, स्टेट पॉलिसीज एक्सटेंड है। ठीक है, पहले तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, दूसरा कहाँ पे है, एक्सटेंड हुई हुई है, कहाँ पर, आर्टिकल, कहाँ पर जी, आर्टिकल कौन से, 36,
2 से लेकर 51 तक। चलो जी, इसके अधीन और क्या क्या बातें आ जाती हैं कि क्या क्या ही पॉलिसीज इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ले है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। इसके अंदर स्टेट्स के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, स्टेट्स को बताया गया है ना। जैसे कि आपको वेलफेयर वर्क करना है, ये किसको बताया गया है? स्टेट यानी कि सरकार को बताया गया है कि तुम्हें क्या करना है, वेलफेयर वर्क करना है। किसको बताया है? ये सरकार को बताया है। ठीक है, सरकार को बताया है। किसको बताया है? सरकार को बताया है कि तुम लोग ये प्रिंसिपल्स को करोगे। ठीक है, उन प्रिंसिपल के लिए कुछ प्रिंसिपल आते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल समाज के लिए भी आते हैं, कुछ गांधीवादी भी प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या क्या चीजें इकोनॉमिक पे काम करेंगी, पॉलिटिकल पे करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पे करेगी, जस्टिस पे करेगी सरकार, लीगलिटी पे करेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ मोमेंट्स पर करेगी, पीस पे करेगी, सिक्योरिटी पे करेगी, है ना। ये सारे क्या है? स्टेट पॉलिसीज तो है, जो स्टेट को करना है, जो स्टेट को काम करना है। ठीक है, वो स्टेट पॉलिसीज है। ठीक है, ये क्या करेगी भाई? बट बेटा ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये भी लिख लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार वेलफेयर वर्क नहीं कर रही तो मैं उस पर केस ठोक दूंगी कि भाई तूने संविधान का उल्लंघन कर दिया। नहीं, पहली बात में लिखा हुआ है कि ये क्या है? शैल नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। तो भाई मैं नहीं कह सकती उससे, सरकार से, कि भाई तूने हमारे यहाँ की ये नहीं करा तो मैं तेरे पे केस ठोकने जा रही हूँ, मैं तेरे को सजा दिला दूंगी, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो इट्स नॉट अ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ नहीं लिखकर हम लिख सकते हैं कोर्ट, कि कोर्ट के इन्फोर्सेबल बाय नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल गवर्नेंस है ये कंट्री की। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अप्लाई द प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ये सारी ड्यूटीज है भाई, कि मान लो कि वो क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा डिस्क्राइब। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये डिस्क्राइब? क्योंकि जब मैं ये डिस्क्राइब करूंगी ना तो आपको ये जो टॉपिक है आपका, ये अच्छे से समझ में आएगा अगर मैंने इसको डिस्क्राइब करा तो, है ना। जैसे सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट मतलब क्या? सोशल, सोशल मतलब क्या? समाज। अगर कोई काम कर रहे हो समाज को ध्यान में रखते हुए करो, है ना, कि समाज क्या चाह रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, चीजों को देखते हुए करो, है ना। कि जैसे लोगों के लिए कल्याणकारी काम कराना, वेलफेयर वर्क कराना, है ना। और और क्या कराना? इक्वालिटी देना सिटीजन्स को। मैन और वुमेन जो है, मैन वुमेन्स होते हैं, उनको क्या करना, यानी कि आदमी और औरत को समाज के अंदर इक्वालिटी प्रदान कराना। ठीक है, क्योंकि इनके पास, दोनों के पास इक्वालिटी के राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी का जीवन होना चाहिए। ठीक है, ओनरशिप एंड कंट्रोल मटेरियल को, रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। भाई समाज में जितनी भी चीजें हैं, रिसोर्सेज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे। ये तो सरकार की बात है ना, सरकार का काम है भाई। हम सरकार को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? सरकार को याद दिला रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि आ जाते हैं उसमें फिर, देन इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक से रखना। ठीक है, और तो और क्या करना? इकोनॉमिक सिस्टम को अपना ठीक रखना, और अपने समाज में क्या बना के रखना? अपने समाज में एकता, अखंडता बनाकर रखना। कोई भी आप क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, आपको याद रहे कि आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको याद रहे आपकी जनता परेशान ना हो जाए। आपको याद रहे कि आपके जो लोग हैं उनको ऐसा फील ना हो कि यहाँ पे हमारा कानून तोड़ा गया है। ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि डेमोक्रेसी नहीं है, खत्म हो गई है। लिबर्टी को भी ध्यान रखें। ठीक है, आपको क्या करना है? ओनरशिप का बताना है। आपको क्या करना है? इकोनॉमिक सिस्टम ठीक करना है। आपको क्या करना है? प्रोडक्शन डिटरमाइन करना है आपको। और क्या करना है? इक्वल पे करना है, वर्क फॉर द बोथ। एंड अगर आप किसी एक आदमी को पुलिस ऑफिसर बनने के 50,000 रुपए दे रहे हैं तो आप फीमेल को भी उसके इतनी ही सैलरी दे, ऐसा ना हो फीमेल्स के लिए वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी खासियत बताएगी, आपकी स्टेट की खासियत बताएगी कि वो पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स आर इंक्लूड देयर। तो डीपीएसपी पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज आर इंक्लूड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आर्टिकल 36 to 51 शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट। ये पर इन्फोर्स नहीं है कोर्ट के। इन्फोर्स कौन है कोर्ट का भाई? अगर मेरे इस चीजों का उल्लंघन हुआ और मैं कोर्ट जा सकती हूँ। अगर मेरे अधिकारों का किसी ने उल्लंघन किया तो मैं जा सकती हूँ कोर्ट। पर अगर किसी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लंघन किया तो मैं कोर्ट
नहीं जाऊंगी कि भाई देखो इस वाली सरकार ने ऐसा करा तो ये मेरे साथ गलत किया, ये इन्होंने हमारे लिए ये नहीं करा वो नहीं किया। तुम कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेकिन, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, पर उनको बता रखा है, स्टेट्स को, सरकार को बता रखा है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होप समझ में आ गया। तो अब हुआ क्या हमारे साथ में कि हाँ चलो जी, अब हमारे पास ये भी पता चल गया कि सरकार को क्या करना चाहिए, है ना, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये भी पता चल गया। पर हमें ऐसा लगा कि दोनों चीजों को आने के बाद कोई तो ऐसी चीज है जो अधूरी है, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। पर क्या, क्या है वो चीज जो हमसे छूट रही है? तो इट्स वेरी हार्ड कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे छूट रही है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, प्रिपेयर किया कि यार ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है, कुछ तो होगा, राइट, कुछ तो होगा ना, कि क्या है जो हमसे छूटी जा रही है ना। तो हमने तब देखा और हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया। क्या करा बेटा, अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट किया, वेट, हमने अमेंडमेंट किया, राइट। अमेंडमेंट कौन सा था भाई, ये जो हमने आर्टिकल, अमेंडमेंट किसमें किया, इन आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में किया, आर्टिकल 51। इसमें क्या जोड़ा हमने, हमने इसमें प्लस करा किसको, A4, यानी कि ए को, पार्ट ए को अमेंड किया, आर्टिकल 51 में पार्ट ए जोड़ा, जिसको हमने नाम दिया, क्या हमने नाम दिया इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने कहा कि अगर हम अगर हम अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को क्या दे रहे, हम अपने सिटीजन्स को क्या दे रहे कि भाई साहब हम इन्हें राइट दे रहे, तो हमें क्या देना चाहिए, ड्यूटीज भी देने चाहिए। अगर राइट ही राइट होंगे मेरे पास तो मैं ज्यादा भाव खाऊंगी, है ना, ड्यूटीज नहीं हुई तो क्या होगा, मुझे अंदाजा ही नहीं है कि भाई क्या मेरे पास कोई ड्यूटी भी है। तो इसीलिए ये कहाँ पर इंक्लूड है, अगर मैं बोलूँ कि आर्टिकल में कहाँ लिखी हुई है, 15 के ए में लिखी हुई है, गॉट इट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, गुड। और कहूं तो कितनी है, हम्म, कितनी है भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 है मिनिमम, ठीक है। और एक और चीज, हाँ मैं यही सोच रही हूँ कि हमने भूले क्या यहाँ पर, एक और चीज कि भाई अगर ये जोड़ी तो कब जोड़ी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने पहले भी बताया था कि 42 यानी कि 42nd अमेंडमेंट में हमने इसको जोड़ा, ठीक है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था। कब करा था ये, 1976 में। पता है आपको इस वाले अमेंडमेंट को 42nd यानी कि 42 को किस नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या है, अमेंड हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर अमेंडमेंट भी किया गया है ना। ओके, अब सीधा सा सवाल है कि भाई आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, ठीक है, ये चीजें देख लेते हैं। और अच्छा एक और चीज, इसका जो भाई इंट्रोड्यूस था वो किसने कराया था, ये भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये भी लिख लो, कभी आ ही जाए। स्वर्ण सिंह, सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसका इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। चलो तो अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। ओके, ये आपको समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 1 क्या है, क्या है हमारी, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग। भाई सबसे पहली बात तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बहुत जरूरी है, अपने फ्लैग की भाई रिस्पेक्ट करनी जरूरी है आपको, नहीं करते तो आप बड़े जानवर इंसान हैं अगर आप अपने फ्लैग की ही रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड किसकी, ऑल्सो नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी भी भाई हमें क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी कि हमें इसकी रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम की। और अगर आप नहीं करते तो सच में आप बड़े जाहिल इंसान हैं,
क्योंकि भाई आप इसी की नहीं कर रहे, आप अपने देश की इज्जत नहीं कर रहे, तो आप क्या ही करेंगे जीवन में फिर, है ना। और फॉलो करना है अपने आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को, है ना, जरूरी है वो भी। फॉलो करना है किसको बेटा, आइडियल्स, आइडियल ऑफ द फ्रीडम, फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक है। और क्या करना है हमें, नंबर 3, प्रोटेक्ट करना है अपनी सोवरेनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। ऐसा है अपनी संप्रभुता को बनाए रखें और अपनी अखंडता को भी बनाए रखें, अपनी एकता को बनाए रखें। प्रोटेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि, है ना, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए सोवरेनिटी को बनाए रखें एंड किसको बना के रखना है हमें, इंटीग्रिटी को, ठीक है। इंटीग्रिटी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, अपनी इंडिया की इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। गॉट इट, डन। एंड द 4 इज, लिखते चलो साथ 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 लिखते चलो, डिफेंड करना है अपनी कंट्री को, ठीक है, रेंडर नेशनल सर्विस सर्विस वैन कॉल्ड अपन, यानी कि डिफेंड करना है, ठीक है, कंट्री की, एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज वैन ठीक है। एंड देन, और क्या करना है हमें, हमें डेवलपिंग करना है कॉमन ब्रदरहुड को, जो हमारे बीच में कॉमन ब्रदरहुड है, भाईचारा है, उसको भाई डेवलप करना है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे लिए भाईचारा बहुत जरूरी है, वरना हमारे देश में दंगे फसादी होते रहेंगे, राइट। देन, और करना है हमें क्या, प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व, किस चीज को प्रिजर्व करना है, ये क्या हो रहा है, टाइप क्यों नहीं हो रहा है, पागल है क्या ये, ठीक है। 6 में क्या, हमें प्रिजर्व करना है, किस चीज को प्रिजर्व करना है, ठीक है। और क्या करना है हमें, एक तो अपनी रिस्पेक्ट करना है भाई, उसकी नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है अपने आइडियल्स को, है ना, और डिफेंस भी करना है, और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करनी है, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमारा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा इन्वायरमेंट खराब ना हो, इसमें जहरीली गैसें ना ज्यादा ना आ जाए, ठीक है, जिससे हमारा खुद का रहना दुश्वार हो जाए, है ना। और 8वीं चीज क्या है भाई, कि डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर को एंड ह्यूमैनिटी को। क्या करना है, डेवलप करना है हमें अपनी ह्यूमैनिटी को और साइंटिफिक को, ठीक है। साइंस को भी डेवलप करना है, ऐसा नहीं है कि साइंस में आप जा ही नहीं रहे, सिर्फ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के अंदर जा रहे हैं, टेम्पर को अपने डेवलप करना है एंड ह्यूमैनिटी को भी डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कि भाई हमें सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है बिल्कुल, ठीक है। और अवॉइड करना है किस चीज को, किस चीज को अवॉइड करना है हमें, हमें अवॉइड करना है
वायलेंस को। पहले तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, गलत होता है। आप दंगे करने में सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो सरकार के अधीन आती है उसको आप नुकसान पहुंचाना शुरू करते हो, ठीक है। और हमें क्या नहीं करना बेटा, और क्या क्या चीज बना के रखनी है हमें, ह्यूमैनिटी अपने देश में बनाकर रखनी है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी बना के रखोगे तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनोगे, फिर अच्छे देशवासी। तो अवॉइड करनी है क्या, वायलेंस को, है ना। वायलेंस इज नॉट गुड, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने ह्यूमैनिटी भी बना के रखी भाई, हमने अपना आपको वायलेंस से भी वो करा, बचाया, क्या हो गया। ओके 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 ओके, डन, ठीक है। और क्या करना है भाई, हमें एक्सीलेंट करना है अपनी लाइफ में, हर चीज को एक्सीलेंस करना है, ठीक है। तो हर काम करो किस लिए, एक्सीलेंस के लिए करो, ठीक है। दो और रह रहा है, वो भी लिख लो, मैं लिख देती हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्फीयर्स ऑफ लाइफ, एंड 11 इज ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स। बेटा ये बहुत बड़ी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी है जो हमारे पेरेंट्स को लेकर हमारे प्रति है, वरना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अनाथ आश्रम से ज्यादा वृद्ध आश्रम में लोग पड़े हैं, है ना। और ये दिखा रहा है क्या, सहूलियत हमारी, हमारी तरबियत बता रहा है कि तुमने सारी तरबियत नाश कर दी अपने मम्मी पापा की, है ना। तो आज के टाइम पे हमारे देश में काफी, इवन हमारे देश में तो कम ही है जितना बाहर के देशों में है, कि पेरेंट्स को पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारी मोरल वैल्यू है, यस ये मोरल वैल्यू है कि भाई आपको ये ड्यूटी करनी ही करनी है चिल्ड्रंस को, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स आपको यहाँ तक पाल सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, तो आप उन्हें यहाँ पे आने के बाद उन्हें खुद ही बाहर छोड़ आते हो। जो तुम्हें चलना सिखाता है, तुम उसकी उंगली पकड़ के चलना सीखते हो, आप उसी को क्या करते हो, उंगली पकड़ के बाहर कर देते हो घर से, तो इट्स नॉट गुड थिंग, है ना। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा को किसी चीज की कमी ना होने दें, बिकॉज वो ही हमें यहाँ तक लेकर आए, है ना। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें इस चीज को समझना चाहिए, वरना आपके इंसान भी गायब है आपके अंदर का, हैवान तो खैर गायब ही, क्योंकि हैवान भी ऐसा काम नहीं करता, ठीक है। सारी चीजें हमें, और तो और अपना भाई ड्यूटी है आपकी कि आप चिल्ड्रंस को क्या करें, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, ऐसी बात नहीं पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं है, चिल्ड्रंस को भी बेसिक एजुकेशन तो इवन दिलाएं, ठीक है। स्कूल्स भेजें, उनके साथ गलत ना करें उनको काम पे भेजकर, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटीज है, बट इट्स ऑल्सो नॉट इन्फोर्स बाय कोर्ट, ठीक है बेटा, ये भी कोर्ट के जो है इन्फोर्स नहीं है, कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं है। अगर इस ड्यूटी का उल्लंघन हो रहा है तो शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट, ठीक है, शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट, ठीक है। देन इट्स योर फंडामेंटल, एक मिनट, हाँ, अरे हाँ, ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो होप की समझ में आई होगी, एक बार दोबारा देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 14 to 32 है, फिर आपकी 36 में डीपीएसपी पॉलिसीज आ जाती हैं। फिर हमें फील हुआ कि भाई हमारे पास राइट है, हम लोगों को ना अधिकार भी देना चाहिए, देन हमने अधिकार भी दिए। अधिकार को हमने किस में डाले थे, फंडामेंटल राइट्स को उसमें डालते 14 से 32 तक, जब हमारा संविधान बन रहा था। फिर हमने संविधान को अमेंड किया, अमेंड मतलब संशोधित किया 42वें संशोधन 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या करा बेटा, इसको जुड़वाया, किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्यों को जुड़वाया, किसमें, संविधान के अंदर। क्या कहते हैं उसके अंदर, रिस्पेक्ट करना है भाई हमें अपने नेशनल एंथम की, अपने नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये भी लिखो इसमें, नेशनल फ्लैग, अपने फ्लैग की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, देश से जुड़ी किसी भी चीज की, हर चीज की हमें क्या करना है, हमें हर चीज की रिस्पेक्ट करना है। फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, हमें वो सारे आइडियल्स को फॉलो करना है जिन्होंने फ्रीडम में स्ट्रगल किया है, राइट। ये सारी चीजें क्या करना है बेटा हमें, हाँ
अब दिख रहा होगा, ठीक है। एंड डिफेंड एंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। सारी चीजों की हमें क्या करना है बेटा, डिफेंड करना है अपने नेशनल सर्विसेज की, डेवलप करना है अपना ब्रदरहुड, हमें भाईचारा बनाकर रखना है, अपने देश में लड़ाई नहीं लड़नी है, झगड़े नहीं करने हैं, दंगे फसाद नहीं फैलाने हैं, ठीक है। प्रिजर्व करता है कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, अपने कल्चर यानी अपनी कंट्री के कल्चर को बढ़ावा देना है ना, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना है, ये नहीं इसको खराब करना है। आपको बहुत ही खूबसूरत देश मिला है, आपको बहुत ही खूबसूरत कंट्री मिली है, भारत जैसा राष्ट्र मिला है, आपको इसका इन्वायरमेंट, इसका नेचुरल इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, ठीक है। अदर कंट्रीज में कहीं पर सर्दी है तो सर्दी है, कहीं पर गर्मी है तो गर्मी है, यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिली है। और दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको ये चीज प्रोवाइड की जा रही है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो आपको प्रिजर्व रखना है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अपना साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप रखना है, अपने आप को साइंटिफिक अपडेट रखना है, बट ह्यूमैनिटी भी अपने अंदर जिंदा रखनी है। ये नहीं है कि आप ह्यूमन की जगह कुछ और ही बन के बैठ जाओ, है ना। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड द वायलेंस, वायलेंस को अवॉइड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना है, अपनी लाइफ को एक्सीलेंस बनाना है, ड्यूटी है आपकी वो सारी है। और तो और अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियंस को क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट भी करना है, उनको अपने साथ रखना है, और उनके लिए भी ये ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रंस का जो ग्रुप ऑफ एज है 16 to 14, उसमें उसको स्कूल भेजो, उसको शिक्षा दिलाएं, क्योंकि इससे हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे क्योंकि हमारे जो देश है उसका फ्यूचर कौन है, हमारे युवा, हमारे बच्चे। यदि यही नहीं अच्छे होंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे ही अच्छा होगा। सो this is our fundamental duties, you have to learn, you have to write, और it must you have to learn literally, because ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ इन्हें तो याद करनी ही चाहिए, यदि आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट है तब भी, नहीं है तब भी, बिकॉज इट शुड लर्न, करनी चाहिए भाई, ये हमारे लिए जरूरी है। दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर अस, वी आर सिटीजन ऑफ द इंडियन कंट्री, वी आर इंडियन, वी आर कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग कौन है, हम इंडिया कंट्री के सिटीजन है। सो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है व्हाट्स आर फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हाट्स आर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर राइट्स, हमारे पास राइट कौन कौन से है भाई, हमारी ड्यूटीज कौन कौन सी है। सड़क के किनारे मूत रहे हो भाई तो गलत है बहुत, है ना। आपको पता नहीं है अपने अपने देश को आपको साफ सुथरा रखना है, आप किसी किसी के साथ भी कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट इट कि ये चीज गलत है, दिस इज नॉट आवर ड्यूटीज। हमें पता नहीं अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, आप लोग बस क्या करते हैं, फ्लैग को लिया, तिरंगा तिरंगा करा, 15 अगस्त के बाद फिर वो कूड़े में गया। तो यू डोंट नो अबाउट इट कि आपको फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, हाँ। यू डोंट नो नेशनल एंथम चल रहा है, कोई उसकी रिस्पेक्ट करता ही नहीं, आगे सब इधर से उधर जा रहे, इधर से उधर जा रहे, होता है कई जगह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा, ड्यूटीज से, भाई सरकार ने सोचा ड्यूटीज से हमारे दिल में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी, हम अपने राष्ट्र के साथ जुड़े रहेंगे और यही हमारी भलाई है। यदि ऐसा नहीं होता है सो लिटरली हम लोगों के अंदर से राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो जाएगी, हम फिर या तो वैचारिक गुलाम बन जाएंगे या शारीरिक किसी के गुलाम बन जाएंगे, है ना। समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति लव, एक तरीके से राष्ट्र के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, और वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमें उससे जोड़े रखती है। अब हमें 1976 में रियलाइज हुआ कि हाँ, जो चीज मिसिंग थी वो हमने पूरी कर दी 42 अमेंडमेंट के साथ में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो लिख लेना, याद कर लेना आराम से, ठीक है, डन।